Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is nature of environmental protection. Earlier to this, I have already discussed it in one of my previous videos, but still I have made it again because I have some other info related this topic. Okay. सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बात हम किसकी कर रहे हैं? पर्यावरणीय सुरक्षा, है ना। पर्यावरण को सुरक्षा कैसे दी जाए, पर्यावरण को सुरक्षा देने का कंसेप्ट क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है और इसकी प्रकृति क्या है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अर्लियर टू दिस मैंने एक वीडियो में कंपोजिट रूप से नेचर और स्ट्रैटेजीज पे आपसे बात की है। इसके बावजूद मैं इस पर दोबारा बात कर रही हूँ आपसे, ताकि और बेहतर तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकें। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? इट रिफर्स टू द कॉन्शियस एफर्ट्स अंडरटेकन टू कंजर्व, रीस्टोर एंड सस्टेनेबली मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, लैंड, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स। यानी कि पर्यावरण संरक्षण एक तरीके से कॉन्शियस एफर्ट्स हैं। हमने जानबूझकर कुछ प्रयास किए हैं। किस लिए कर रहे हैं हम ये सब? ताकि हम सुरक्षित रख सकें, रीस्टोर कर सकें जो खो दिया है हमने पर्यावरण में, और सस्टेनेबली मैनेज कर सकें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं? प्राकृतिक संसाधन, जल है, वायु है, भूमि है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, और हमारा इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र। इन 21st century, environmental protection has evolved from a conservationist approach to a multi-dimensional global agenda integrating climate change, biodiversity, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस। देखिए नए नए शब्द आ गए, इसीलिए फिर से आपसे बात करनी पड़ी है कि जब हम 21वीं शताब्दी में बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तो हम ये देखते हैं कि ये इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है ये कंसेप्ट। कहाँ से? पहले कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच था, मतलब कंजर्व, हम संकुचित तरीके से इस पर बात कर रहे थे, और अब हम इस पर बात करते हैं मल्टी डिमेंशनल ग्लोबल एजेंडा के तहत, जिसमें हम पर्यावरण, वातावरण, जो क्लाइमेट है आपका ना, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, और पर्यावरणीय न्याय। देखिए नया टर्म आ गया, एनवायरमेंटल जस्टिस। टुडे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैनिफेस्टेड थ्रू क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिसोर्स डिप्लीशन poses not only ecological risks but also socio-economic and geopolitical changes. तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, टुडे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि जो पर्यावरण सुधार डिग्रेड हो रहा है, जो खराब हो रहा है, क्षरण हो रहा है उसका, वो कैसे कैसे दिखता है? वो दिखता है कि जैसे जलवायु कितनी तेजी से बदल रही है, प्रदूषण इतना सारा है, जैव विविधता में कमी आई है, रिसोर्स कम हो गए हैं, है ना। इन सब से न केवल पारिस्थितिकीय रिस्क आपको मिलता है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चुनौतियां भी मिल रही हैं। Contemporary environmental protection, therefore, is not merely about preservation but about ensuring ecological resilience and sustainable human development. इसका मतलब जो समकालिक, जो आजकल बात होती है environmental protection की, वो किस लिए होती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित कर लेना है, उसको संरक्षित कर लेना, बल्कि इसलिए भी कि पारिस्थितिकीय resilience को हम सुनिश्चित कर सकें और सतत मानव विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो अगर नेचर की बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में तो क्या है? सॉरी, होलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि आपको कई डिसिप्लिन के तहत इस पर बात करनी होगी, समग्रता से बात करनी होगी। केवल एक किसी विषय से इसमें काम नहीं चलेगा। हमें क्या क्या बात करनी है? हमें पारिस्थितिकी को देखना है, हमें इकोनॉमिक्स को देखना है, हमें टेक्नोलॉजी भी देखनी है, हमें सोशल साइंसेस भी देखने हैं, तब जाके इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा। इट रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन सिस्टम्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें यह भी होता है कि मनुष्य किस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम पर निर्भर करता है, ये भी देखना है। पारस्परिक निर्भरता है, वो इकोसिस्टम ह्यूमन पे डिपेंड है कि भाई हम उनका कैसे दोहन कर रहे हैं, और ह्यूमन तो डिपेंडेंट है ही। ग्लोबल येट लोकल है, ये वैश्विक तो है पर इसमें स्थानीय चुनौतियां भी हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज आर ग्लोबल बट देयर इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आर ऑफन लोकल। पर उसका प्रभाव तो हमारे लोकेलिटी में पड़ रहा है ना। पॉलिसीज नाउ एम्फेसाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। इसीलिए अब किस तरह से नीतियां बनाई जा रही हैं जिसमें आप सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसमें आप जो आपका लोकल नॉलेज है उसको इस्तेमाल करें, जो देशी ज्ञान है, देशज ज्ञान है। जो प्रिवेंटिव और रीजनरेटिव फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम डैमेज कंट्रोल टू प्रिवेंटिव एंड रीजनरेटिव अप्रोचेस। पहले हमारा फोकस था कि हम कम से कम नुकसान करें, अब हमारा फोकस है कि हम
हम प्रिवेंट कर लें, नुकसान होने ही ना दें, बल्कि जो नुकसान हो गया उसको रीजनरेट कैसे किया जा सकता है ना। तो सच एज रीस्टोरिंग इकोसिस्टम, आपको अपने पारिस्थितिकी तंत्र को रीस्टोर करना है और प्रमोट करना है नेचर पॉजिटिव डेवलपमेंट को। नेचर पॉजिटिव एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाई 2030। हालांकि 2030 आ गया, लेकिन ये कहा गया, सोचा गया कि हम उसको रोक दें, बल्कि जो जैव विविधता से नुकसान हो गया उसको उल्टा करें, मतलब जैव विविधता को और बढ़ाएं। राइट्स बेस्ड और जस्टिस ओरिएंटेड इसकी प्रकृति है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नाउ इनकॉर्पोरेट्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट। क्या आएगा इन्वायरमेंटल जस्टिस में कि भाई इन्वायरमेंट तो सबके लिए है ना, तो उसके लाभ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जाए, यानी सबको समान मिले। एंड बर्डन्स स्पेशली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, और बर्डन भी सबको समान मिले। ठीक है, फिर अगर हम भारत के संदर्भ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो कैसी प्रकृति निकल कर आएगी। भारतीय संदर्भ में अगर पर्यावरण संरक्षण की बात होगी तो इसकी प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है, मतलब इसकी नींव रखी गई है कि संविधान में भी कहा गया है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को सुधारना है, और इसके लिए लीगल लॉज भी हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया इज डीपली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गहरी तरीके से ये संविधान में रूटेड है। आर्टिकल 48 ए कहता है डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यानी कि राज्य को निर्देशित करता है कि आपको अपना पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है और उसको सुधारना भी है। आर्टिकल 51 ए जी जो है वो बनाता है, मेक्स इट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट नेचर। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक हमारा कर्तव्य है कि हमको नेचर की सुरक्षा करनी है, और हम में से शायद ही किसी को अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई भान होगा, और ना ही हमें पता होगा कि ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स सबको पता है। ठीक है, फिर की लेजिस्लेशंस में क्या क्या आ गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही बन गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इतने सारे तो लेजिस्लेशंस हैं। दीज लॉज प्रोवाइड ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बट ऑफन फेस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, मतलब लीगल इसका फ्रेमवर्क तो है, रेगुलेटरी तो है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में चुनौतियां आती हैं। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड वल्नरेबिलिटी, हमारे यहाँ बहुत जैव विविधता है। इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, यानी कि उन 17 देशों में से एक भारत है जिनके पास विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, येट हाईली वल्नरेबल। लेकिन ये वल्नरेबल भी है, मतलब इसका नुकसान बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि नुकसान के लिए भी बहुत यू कैन से कि मतलब सेंसिटिव है ना। कैसे, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे कहा जा रहा है कि हिमालयाज पर जो है ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, उस वजह से फ्लड्स, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, कहीं एयर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे दिल्ली और लखनऊ में बहुत एयर पोल्यूशन है आजकल। फिर ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, सॉरी, जैसे हमारे यहाँ जो पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान है वो भी इसकी प्रकृति है, मतलब हम हमेशा से ही जो है प्रकृति की पूजा करते आए हैं। हालांकि वो बात दूसरी कि हमने उसका बहुत दोहन भी कर दिया है, बट हमारा जो इन्वायरमेंटल इथिक्स है वो ट्रेडिशंस में रूटेड है। जैसे सैक्रेड ग्रूव्स हैं, ये पौधा पवित्र है, ये जड़ पवित्र है। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम कल्चर रिवरेंस देते हैं रिवर्स को, जैसे गंगा को हम माँ मानते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स ए नेचर सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू विच मॉडर्न सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग। अब जो है आधुनिक समाज इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने यहाँ भी। ठीक है, तो कुछ पैराडाइम्स इमर्ज हुए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, अगर इसका इवोल्यूशन देखा जाए तो, मतलब शुरुआत पिछले 50 सालों में देखा जाए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे क्या काम हुआ है, तो कुछ नए पैराडाइम निकल के आए हैं, जैसे रीजनरेटिव सस्टेनेबिलिटी, बियॉन्ड डूइंग लेस हार्म। यानी कि शुरुआत में हम क्या कहते थे कि कम से कम नुकसान करो, अब हम क्या कहते हैं कि रीस्टोर करो इकोसिस्टम को, नेचुरल कैपिटल को बढ़ाओ, है ना। तो हम बीच आगे निकल आए हैं डूइंग लेस हार्म से, क्योंकि डूइंग लेस हार्म से अब काम नहीं चल रहा है, हमने इतना बिगाड़ दिया है। फिर environmental justice ensures marginalized communities are not disproportionately affected by environmental degradation। ये इंश्योर करना कि जो marginalized communities हैं, जो सीमांत समुदाय हैं, उनको disproportionately इफेक्ट ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि ज्यादा वो नुकसान झेल रहे हैं, हम कम नुकसान झेल रहे हैं, और उनको फायदे कम है और हम ज्यादा फायदा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल जस्टिस होना चाहिए, इन्वायरमेंट का हमको रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना होगा। और डिजिटल इन्वायरमेंटलिज्म, ये नया टर्म आ गया। देखिए अब इतनी टेक्नोलॉजी है तो एनवायरनमेंट में भी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि हम एआई का, बिग डेटा का और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा गड़बड़ है, कहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहाँ क्या कैसे संभालना है, और इस हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमको निकल के आएगा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप है, यानी कि पॉलिसीज तो बहुत है लेकिन उनका इन्फोर्समेंट कम है।
इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, हम जब अपनी उन्नति करना चाहते हैं आर्थिक, तो हम एनवायरमेंट को पीछे छोड़ देते हैं, या हमको दिखता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा बिजनेस में, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंच रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। एनवायरमेंट से हमें क्या लेना देना, यह सिर्फ हमारे कर देने भर से क्या हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो है डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे देते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो कि गलत है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी है, भाई डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतनी एक्सेस नहीं है एडवांस सॉल्यूशंस को कि उनको समझ में आए कि कैसे बिग डेटा एआई का इस्तेमाल करना है एनवायरनमेंट को रीस्टोर करने में। ग्लोबल कोऑपरेशन के भी इश्यूज हैं, है ना। कई क्लाइमेट एग्रीमेंट्स जो हैं उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैरियर उसमें आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अंततः कि शिफ्ट जरूर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की ओर हुआ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, जैसे कि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं, अब हम नेचर पॉजिटिव एजेंडा की बात कर रहे हैं, और अब हमारा पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से हुआ, एक्सप्लॉइटेशन से को एग्जिस्टेंस की तरफ में, यानी कि अब हम ये समझने लगे हैं कि इन्वायरमेंट रहेगा तभी हम रहेंगे, को एग्जिस्टेंस, साथ साथ हमको मिलके चलना है। इसलिए डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द कंटेम्प्रेरी एरा, इन द कंटेम्प्रेरी एरा इज नो लॉन्गर ए पेरिफेरल कंसर्न। हम ये नहीं मान सकते परिधि पे, मतलब कि एकदम आउटर मोस्ट पे कोई कंसर्न है हमारा, उससे लेना देना नहीं, बट अ सेंट्रल पिलर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अब हम कोई बात सोच ही नहीं सकते एनवायरमेंट को सोचे बिना। इट रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या क्या देखना है, हमें नीतियां भी बनानी है, हमें तकनीकी का भी इस्तेमाल करना है, हमें सामुदायिक भागीदारी भी देखनी है, और हमें नैतिक जिम्मेदारी भी देखनी है अपनी। द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइज इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए रिएक्टिव अप्रोच टू ए प्रोएक्टिव। यानी कि पहले क्या होता था, जब नुकसान हो जाता था तब हम उस पर रिएक्शन करते थे, सोचते थे कि अब कैसे बचे। अब हमको प्रोएक्टिव रहना है, यानी कि पहले से सोच के चलना है कि हम ऐसा अगर कर देंगे तो पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। रीजनरेटिव, जो खराब हो गया उसको रीजनरेट कीजिए, और इंक्लूसिव मॉडल अपनाने हैं वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ अलाइंस विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि हमको आर्थिक तरक्की तो करनी है, लेकिन पारिस्थितिकीय सस्टेनेबिलिटी को साथ लेते हुए। ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स कैन ह्यूमैनिटी इंश्योर अ रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। केवल जब हम स्थानीय रूप से, राष्ट्रीय रूप से और वैश्विक रूप से कलेक्टिव एक्शन करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तभी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता ये सुनिश्चित कर सकती है कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो सस्टेनेबल होगा। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इट्स नेचर। अभी स्ट्रेटजीज रह गया, उसको नए वीडियो में बात करते हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि पुराना भी एक वीडियो कंबाइंड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचर एंड स्ट्रेटजीज का, आप उसको भी देख सकते हैं, और थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना हो तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।